प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का, जो भी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनका इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली वीडियो क्लास में बात की थी सरकार के बारे में और सरकार के संगठन के बारे में। हमने अध्ययन किया था कि सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। इसे जनता का दर्पण भी कहा जाता है। अगर हम अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका की बात करें तो अलग अलग देशों में, भिन्न भिन्न देशों में व्यवस्थापिका को भिन्न भिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और अपने देश भारत में इसे संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। चीन की व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसे शोरा कहा जाता है। इजराइल में नेशिट कहा जाता है। आयरलैंड में डेल आयरन कहा जाता है। ईरान में मजलिस कहा जाता है। मंगोलिया में खुरल कहा जाता है। नीदरलैंड्स में स्टेटिन जनरल कहा जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। पोलैंड में सीएम, स्वीडन में रिक्सडोंग, स्पेन में कॉर्टेस, ताइवान में युआन और ऑस्ट्रेलिया में फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। अर्जेंटाइन में इसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। आधुनिक समय में, वर्तमान समय में नीति निर्माण का, कानून निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थापिका कहा जाता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कानून निर्माण का कार्य हमेशा से केवल व्यवस्थापिका की संस्था ही करती थी। प्राचीन समय में नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा नहीं किया जाता था, क्योंकि उन दिनों व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में कोई भेद या अंतर नहीं होता था। व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण संगठनों के रूप में कब और कैसे विकसित हुई, इस सवाल का जवाब देते हुए C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र के चढ़ते ज्वार के अनुपात में उभरती गई। यानी कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता गया, लोकतंत्र पल्लवित, पुष्पित होता चला गया, वैसे वैसे व्यवस्थापिकाओं का भी विकास होता चला गया। व्यवस्थापिकाएं भी शक्तिशाली होती चली गई। स्पष्ट है कि व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र के विकास के साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है, वैसे वैसे व्यवस्थापिकाओं का विकास भी होता चला गया है। इस प्रकार से यह सरकार का एक प्राचीन निकाय है जो सरकार के और लोकतंत्र के साथ साथ विकसित हुआ है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद का प्रारंभ, पार्लियामेंट का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के राजा ने सबसे पहले अपनी नीतियां को लागू करने के लिए जितने धन की जरूरत थी, उस धन को प्राप्त करने के लिए, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संसद की पहल की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि प्राचीन काल में लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित व्यवस्थापिकाओं सभाओं का ज्ञान नहीं था। गार्नर का कहना है कि आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रारंभ जर्मनी में प्राचीन ट्यूडर की जनसभाओं में देखा जा सकता है, जिनमें कबीलों के प्रमुख भाग लिया करते थे। वैसे अगर हम संसद के इतिहास की बात करें तो संसद की जननी के रूप में इंग्लैंड को ही याद किया जाता है।
यहीं से धीरे धीरे संसद ने आधुनिक जनप्रतिनिधि सभा का रूप धारण किया है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियों का यह समूह, अगर हम व्यवस्थापिका के अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में व्यक्तियों का वह समूह जो कोई प्रतिनिध्यात्मक आधार रखते हुए शासन को नियम निर्माण में परामर्श, सहायता या प्रेरणा देने का कार्य करता है, तो उससे ऐसे कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही किए जाते हैं। मोटे अर्थ में व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकारों से युक्त होता है। यानी व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार जिसके पास होते हैं। व्यवस्थापिका का रूप प्रतिनिध्यात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने एवं नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हों, वैध ताकत रखते हों। व्यवहारवादियों के अनुसार विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्यों के अधिकाधिक आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त संगठन है। व्यवहारवादियों का कहना है कि जो विधानमंडल हैं वो समाज विशेष के लिए मूल्यों के आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त व्यक्तियों के संगठन है। व्यवस्थापिका को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सरकार के दोनों अन्य निकाय जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उन दोनों निकायों की तुलना में व्यवस्थापिका के कार्य और दायित्व दोनों ही अधिक है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपनी संप्रभु शक्ति को अपने जनप्रतिनिधियों को सौंप देती है। व्यवस्थापिका को जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका के निर्वाचित प्रतिनिधि वो जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, इनके द्वारा जिन विधियों का निर्माण किया जाता है, उनमें राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है और उन विधियों को, उन कानूनों को राज्य की संप्रभुता का संबल प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है, जो विधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनको कार्यपालिका क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उन्हीं कानूनों के आधार पर, उन्हीं कानूनों को आधार मानकर न्याय व्यवस्था करती है, न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका सरकार के दोनों अन्य निकायों कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के लिए प्रारंभिक आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किए गए नीतियों कानूनों के अनुसार ही अपना कार्य करती है और न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किए गई विधि कानून के अनुसार ही न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका की स्थितियों के बारे में कई बार अतिवादी विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जहाँ एक ओर इसे राष्ट्र का दर्पण कहा जाता है, जन इच्छा का मूर्त रूप कहा जाता है, वहीं इसे शिकायतों की समिति भी कहा जाता है, इसे बात करने वाली दुकान भी कहा जाता है, इसे वर्ग शोषण और उत्पीड़न की संस्था भी कहा जाता है। तो कई बार इसे मृत निकाय जैसी संज्ञाएं देकर इसकी जो गरिमा है उसको घटाने का प्रयास भी किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियों में अनवरत वृद्धि होने के कारण यह तो सही है कि व्यवस्थापिकाओं की स्थिति में कमी आती जा रही है। यहाँ तक यह भी बात आती है कि अनेक विद्वान तो व्यवस्थापिका के निधन की घोषणाएं भी कर रहे हैं। वो उनका यह मानना है कि जैसे जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे व्यवस्थापिका समाप्त होती जा रही है। आधुनिक राजनीति शास्त्री जो कार्यपालिका के
उत्थान के तथ्य से परिचित हैं, वे अंतिम विश्लेषण में यह भी सोचने लगे हैं कि व्यवस्थापिका को रबड़ की मोहर का रूप दे दिया गया है, जिसका कार्य अब केवल कार्यपालिका द्वारा पहले से जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों का समर्थन करना और उन नीतियों को अधिनियमित करना ही रह गया है। व्यवस्थापिका का महत्व किसी भी देश में प्रचलित शासन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में अधिनायक या निरंकुश शासन है तो वहाँ की व्यवस्थापिका अधिनायक के हाथ में, तानाशाह के हाथ में कठपुतली मात्र भी हो सकती है। इसी प्रकार जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ तथा कार्य निश्चित एवं मर्यादित होते हैं और कार्यपालिका निकाय पर उसका कोई प्रत्यक्ष व प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। किंतु अगर हम इंग्लैंड की बात करें और हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर जो संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है उस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का महत्व अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इन देशों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पर अंकुश रखने की अपेक्षा की जाती है। जहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका पर, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार है वह व्यवस्थापिका के पास होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है। यानी कि हमारे देश भारत में व्यवस्थापिका है वह कभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति को वह महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटा सकती है और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव लाकर और उसे पारित कर उसके पद से हटा सकती है। इन देशों में व्यवस्थापिका केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करती है बल्कि प्रशासन की कार्यनीति, रीति नीति भी निर्धारित करती है। संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका कैसा आचरण करे, कैसा व्यवहार करे, यह देखने का काम भी एक सीमा तक व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अतः अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ऐसा साफ नज़र आता है, ऐसा साफ प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका सरकार के अन्य दो निकायों जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। CF स्ट्रॉन्ग ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। धन्यवाद।